बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से पहली बार मैं तला जथोई आपको वेलकम कहूँगा टू वेक अप पाकिस्तान। वेक अप पाकिस्तान एक आवाज़ है, कॉल है हर पाकिस्तानी के लिए कि अब उठ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। और आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने देखा मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के लीडर्स जमा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के खतरे का अंदाजा है, क्योंकि हमारी मौसमियात से जुड़ी जो वजीर हैं शेरी रहमान साहब है, उन्होंने वाजे कर दिया है कि अब आगे मौत है, डेथ है अगर हमने आंखें नहीं खोली। तो खुदारा इस प्रोग्राम पे थोड़े से कान धरिएगा, गौर से सुनिएगा। ये प्रोग्राम आपके लिए और हर पाकिस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। बड़ा बेहतरीन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तारुफ करवाना चाहूंगा, महमूद नवाज शाह मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े मशहूर और मारूफ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आबादगार फोरम्स में हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और ऑफकोर्स शर्म अल शेख में भी आपने अटेंडेंस अपनी लगाई और वहां पर बड़ी आवाज उठाई पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से मुकाबला कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे आरिफ मलकानी साहब। आप अब देखते हैं हमेशा टीवी पे, वसेब के बड़े मशहूर और मारूफ एंकर हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। आपको भी वेलकम करते हैं हम शो में। साथ साथ आरिफ बेलगौमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू आरिफ साहब कि आप शो का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज कराची यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली दैट, आप पाकिस्तान के पहले PhD हैं क्लाइमेट चेंज में। बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि आपने PhD किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन क्यों किया ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कोई और पाकिस्तानी मुझे नजर नहीं आया जो इस सब्जेक्ट के ऊपर PhD कर रहा हो। यकीनन हो सकता है वहीद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन करें, और ऑफ कोर्स फिजा शकील, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये भी हमारे ग्रुप के साथ बड़े पुरानी वाबस्ता हैं। आप सबको वेलकम कहूंगा साहिबान को। आई एम ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेडीज फर्स्ट, फिजा आई स्टार्ट विद यू, और ऑफ कोर्स दिस इज एन ओपन डिस्कशन। मैं चाहूंगा अगर कोई भी एड ऑन कहीं भी करना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम। फिजा, मैं बड़ा परेशान होता हूं क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आवाज उठा रहा हो, जो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। इनफैक्ट जब मुझे इन्विटेशन मिला ये शो होस्ट करने का, आई वाज रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़ वन, जो वाहिद चैनल है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इस इशू के ऊपर बात कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। क्या वजह है इसकी फिजा? इसकी वजह है जनाब आली कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या रियलिटी है या फैक्ट है जिसके बारे में पीपल आर नॉट बॉदर्ड। सीरियसली स्पीकिंग, आज तक जबकि सैलाब कितनी तबाही मचा के जा चुका है पाकिस्तान से, पीपल आर स्टिल अनअवेयर। उनको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें समझ में आती हैं, तो जो अनरियल किस्म की डिस्कशंस हैं ना वो इरप्ट हो जाती हैं, जो जिनकी वजह से जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, कराची का चौथा नंबर है। आपने कहा कि आपको फर्स्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम आप होस्ट कर रहे हैं। 2005 में मैंने TV1 का नेटवर्क ज्वाइन किया, माशाल्लाह, ठीक है। उस दिन से लेके टिल डेट यस दोनों प्लेटफॉर्म, बल्कि वसेब इंक्लूडिंग न्यूज़ वन, TV1, चीख चीख के पागल हो गए, कोई नहीं दिखाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मेरे लिए इस COP27 में एक अच्छी बात यह है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ फीमेल्स की बात हो रही है, जो कि गुज़िश्ता जो हमारी जो जितनी भी COPs रही हैं 26 तक, उनमें ख़वातीन की इक्वल पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही थी। यानी अब आपने इनको, इस तबके को जो पाकिस्तान में 50%, वैसे हम हर चीज़ में अंडर रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, कंजर्वेटिव रहते हैं हमेशा, जहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग जो है वो ख़वातीन है, वो जो कि बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बाहर तो कमिंग बैक टू द कोर इशू, अब मसला ये होता है हम जब एक बात करनी शुरू करते हैं तो वो बातें इतनी इंटरमिंगल्ड हैं, जी हाँ, इतनी इंटीग्रेटेड हैं कि आप किसी और चीज़ को किसी से अलग कर नहीं सकते। 8वां अरब बच्चा मनीला में पैदा हो चुका है, वो 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है दुनिया की, खाना कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि हाउ विल वी फीड दिस पॉपुलेशन। लेट मी ब्रिंग आरिफ बेलगौमी साहब इन द डिस्कशन। आरिफ साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देखी है, कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? ये क्यों तो पड़ गए? देखें, मसला ये है कि बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक, तो इंसानी आबादी के तमाम पहलुओं से हमारा
ताल्लुक़ रहता है, वाबस्तगी रहती है, तो इन्वायरमेंट उसका एक हिस्सा है, उससे तो बच नहीं सकते, तो क्या करें। यकीनन यकीन। और आजकल तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे घर भी बन रहे हैं, सुना है कि जो सैलाब मुतासरीन और जो हमारे दूसरी आफतें आती हैं उनके लिए बड़े अच्छे टेम्प्रेरी घर भी बनाए जा रहे हैं रिसाइकलेबल ब्रिक्स के साथ, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ब्रिक्स बन रही हैं, तो लॉट इज बीइंग डन। लेकिन अकेले अकेले लोग कर रहे हैं बेलगामी साहब, कर रहे हैं, मगर आपको वक्त के साथ सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, आपको हाउसिंग प्रोग्राम्स चाहिए सही तरह से हों, तो तभी ये चीज़ फली फूल सकती है। वैसे जो आपके ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के तरीक़ेकार हैं, यू नो अर्थ ब्रिक कंस्ट्रक्शन वगैरह, सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटली साउंड तो वही हैं, तो व्हाई डोंट वी प्रमोट दैट, उसको प्रमोट करें। अग्रीड। डिस्कशन में शामिल करूंगा मैं यहाँ पर महमूद नवाज शाह साहब को। महमूद साहब ये बताइए, अब सैलाब आते हैं, हम कब होश के नाखून लेंगे? व्हेन विल वी वेक अप? शाह साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो सैलाब जो आया है उसने तो बहुत एक मेजर कॉज क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ हाईलाइट हो गई है। वरना क्लाइमेट चेंज के जो सिनेरियो हैं विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर एट टाइम्स के नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जो कि नहीं होने चाहिए, उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर और पाकिस्तान की ज़रिए मईशत के ऊपर आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से डिफरेंट औकात में और तौर तरीक़ों से हमारे पास नज़र आई है। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको अपने पास एज अ डेटा बैक कोई चीज़ कही नहीं है। आज भी अगर हम COP27 में गए तो हम ये नहीं बताया कि हमारे पास अगर गंदम की यील्ड कम हुई हैं तो उसकी रीज़न्स क्या थे। वन ऑफ द रीज़न्स वाज कि टेम्परेचर फरवरी और मार्च में हमारे पास राइज़ किया है। हमने कोई प्रॉपर्ली डेटा इस तरह का अपने पास भी, जो हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें NDMA, PDMA, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की वजारतें, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस तरह का काम नहीं कर रहा है, विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कनेक्टिंग इट टू एग्रीकल्चर रिसर्च, कि किस तरह के नए बीज होने चाहिए कि इन चीज़ों सारों को हम सस्टेन कर सकें। सो हमें जिस तरह की ये नहीं कि हमें सिर्फ शोर मचाना है एंड देयर बी फंडिंग कमिंग थ्रू, बट जो हमें जिस तरह का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी मईशत का आज भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ज़राअत के ऊपर है, और कहा जाता है कि जाहिर सी बात है कि देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन सेइंग कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ने लगा है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। इवन दो वो रडार स्क्रीन पे नहीं आए कि कोई इतना बड़ा सैलाब आए कि 3 करोड़ लोग इम्पैक्ट कर जाएं, बट इवन अ राइज इन टेम्परेचर or winds or something of that sort can cause havoc in agricultural economy, which is actually doing it. Shah sir, my surprise is this कि why do we not talk about climate change? किसी को परवाह क्यों नहीं है climate change के हवाले से? क्लाइमेट की वजह से हमारी ज़राअत सबसे ज़्यादा मुतासर होगी, आफात आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी पे ज़्यादा बात करने को तैयार होते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम एक्सेप्ट ही नहीं करें। हम डिनाइल में क्यों है सर? देखें, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है और उस चीज़ की जो अवेयरनेस है, आई एम श्योर कि इस साल के बाद कुछ ज़्यादा आई है, लेकिन उसका भी अगर आप इम्पैक्ट देखें तो ज़्यादा ये है कि हमें किस तरह से इसकी फंडिंग आ सकती है, और कि हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक हमारे ऊपर सानेहा आ गया है, लेकिन हम इसको एज अपने विद इन कंट्री कोई उसकी वो नहीं कर रहे, विद इन कॉन्ट्रसेप्शन नहीं कर रहे कि हम किस तरह से उसको प्रॉपरली हम उसको मैनेज कर सकें। जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज हैं उसके लिए किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन मुझे शाह साहब आज एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। वो उम्मीद की किरण ये है कि मेरे स्टूडियो में एक ऐसा नौजवान मौजूद है, एक ऐसा PhD डॉक्टरेट मौजूद है जिसने सारी अपनी PhD क्लाइमेट चेंज के ऊपर की। इज़ द ओनली वन, आई एम अज्यूमिंग, एंड इज़ द फर्स्ट PhD इन क्लाइमेट चेंज। डॉक्टर आमिर, जो बात अभी शाह साहब ने भी की और जो बात हम कर रहे थे कि हमने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया क्लाइमेट चेंज को, आपको कैसे एहसास हुआ कि मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर PhD करनी है और पहला पाकिस्तानी बनना है जो PhD करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये सेकंड टाइम है TV1 न्यूज़ का, और शाह साहब पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और हमने क्लाइमेट चेंज पे एक डिस्कशन किया था। देखिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत सारे हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली जो हमारे सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस तरह। और अब हम ये देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट का मसला, ये सारे मसले आज के मसले नहीं हैं। बचपन से हम इन मसलों को देखते हुए आ रहे हैं, देखते हुए, इग्नोर करते हुए, और इग्नोर भी हमने किया।
जब मैंने एनवायरनमेंट में मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर यूनिवर्सिटी में मौका मिला तो क्लाइमेट चेंज को मैंने स्टडी किया। बहुत सारे इश्यूज थे उसमें। मैंने ये देखा कि इन 2010 मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर स्टडी नहीं हो रही है। और मैं उस वक्त ये देख रहा था कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा था क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में। हमने 1960 से टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जब हमने जायज़ा लिया तो हमें ये नज़र आया कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। रेन पैटर्न का हमने जायज़ा लिया। अच्छा, एक और ख़तरनाक बात, मैं यहाँ पे जो भी बात करूँगा उस पर रिसर्च मौजूद है, हमने रिसर्च किया है, थीसिस भी मौजूद है और इस काम को फिर हमने कंटिन्यू किया। ये PhD होने के बाद इस चीज़ को मैंने और कंटिन्यू किया। मैंने ये सोचा कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी चाहिए जो कि आगे चलकर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की शक्ल में कन्वर्ट हो। क्लाइमेट चेंज के ऊपर शायद और लोगों ने भी काम किया होगा, लेकिन मेरा जो काम सबसे यूनिक था, हमने इम्पैक्ट मॉनिटर किया। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फिशरीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, जिसका अभी शाह साहब जिक्र भी करें। बिल्कुल, इसके अलावा मजीद इंफॉर्मेशन जो मिली वो ये मिली कि सोशो इकनॉमिक के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। मुझे WWF का एक सेमिनार याद है कि वुमेंस के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का इतना इम्पैक्ट मॉनिटर किया जा चुका है कि उन्होंने क्लाइमेट शीरोज़ के नाम से एक टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। हमारी फिशरीज़ के ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर ये सारा कुछ है। 10 साल पहले अगर हम 2010 में अगर हम जाएँ तो एक फ्लड आया था। 12 साल के बाद वो साइकिल दोबारा रिपीट हुई है। मैं आपके शो में ये बात बता रहा हूँ, कराची 2025 तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा और आप देखिए फ्लडिंग की इंटेंसिटी अब कम होती चली जा रही है। मतलब पहले 12 साल का डिफरेंस है, अब 6 साल में इससे ज़्यादा बड़ा फ्लड आएगा। सीवियर ड्राउट पीरियड हमने देखा, बारिशें नहीं हो रही थी, फिर एकदम से बारिशें हुई। हमने फ्लडिंग भी देखी, हमने ड्राउट पीरियड भी देखा। इसके अलावा आप देखें कि हमारी रैंकिंग क्या हो रही है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह कराची शहर में मौजूद है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्वेटिक पॉल्यूशन है। आप कराची कोस्ट को उठा लें, आप कोरंगी की रीक देख लें, पूरे कराची का वेस्ट हम मलीर और लियारी रिवर के जरिए अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इफ्लुएंट हम डंप करते हैं। हम दुनिया से कचरा इंपोर्ट करके अपने समंदर में फेंक रहे हैं, परवाह नहीं है। हाँ भाई, पैसे मिल रहे हैं ना वहां से मंगाने के, मंगवाओ, अपने समंदर में फेंको। वो अपने समंदर में नहीं फेंकेंगे, हम फेंकेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक टू यू। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। मैं यहाँ पे फेडरल क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं हमारी शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने शर्म एल शेख में जो कहा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए वो पढ़ना चाहूंगा ताकि इसके बाद हम थोड़ी सी डायरेक्शन में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस क्या हैं जिसकी तरफ हमें जाना है। शहरी रहमान साहिबा कहती हैं दिस इज अ रेस अगेंस्ट टाइम नाउ फॉर अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट क्राइसिस। यानी वक्त निकल रहा है, टाइम नहीं है, रेस अगेंस्ट टाइम है। एंड दोज विद बेटर रिसोर्सेज विल अडेप्ट फास्टर। जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा वसाइल होंगे, वो जल्दी बदलेंगे अपने आप को। वेयर एज फॉर अदर्स इट विल बी डिलेड। इन एवरी कंट्री द वल्नरेबल विल बी द फर्स्ट टू गो डाउन। जो कमजोर होगा वो पहले नीचे जाएगा, और हम कितने कमजोर हैं हमें अंदाजा होना चाहिए। एंड वी आर हियर टू सर्व द रिमाइंडर, हम अपने आप को याद दिलाने के लिए यहां जमा हुए हैं, दैट डिलेइंग क्लाइमेट जस्टिस फॉर द वल्नरेबल इज सब्जेक्टिंग देम टू अ डेथ सेंटेंस। कि जितना हम इंतजार करेंगे, आप खामोशी रखेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, हाँ कोई मसला नहीं है, हम उतना ही इन गरीब लोगों को जो मुतवस्सित तबका है मौत के मुंह में डाल रहे हैं, उनको मौत की सजाएं सुना रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमें करना क्या है। मैं एक पॉइंट यहां रखूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने और सबसे उसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्स चाहूंगा। पहली चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम किसी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, डोनेशन का इंतजार कर रहे हैं, या हमें अपनी मदद खुद करनी है? लेकिन इस सवाल का जवाब लेने से पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। बात है क्लाइमेट चेंज की और शहरी रहमान साहिबा, हमारी वफाकी वजीर क्लाइमेट चेंज ने वाज़ेह कर दिया है कि अब कुछ ना किया तो फिर आगे सिर्फ मौत की सजा है और कुछ भी नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बड़े मोहतरम गेस्ट हैं हमारे आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। शर्म एल शेख में भी आप मौजूद थे, काफ़ी एक्टिव वहाँ नजर आए। सुलैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, क्या खोया क्या पाया सर इस कॉन्फ्रेंस में, या शर्म एल शेख में हर कोई शर्मा ही रहा था? देखिए, ये जो इस तरह की मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन बड़ी टेम किस्म की लेके जाना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मकूला है कि
निगोशिएशन होती है और एक जो सक्सेसफुल निगोशिएशन की निशानी ये होती है कि हर कोई इक्वली जो है वो डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ रहा होता है। तो जाहिर है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो पाकिस्तान की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान इस साल G77 प्लस चाइना को लीड कर रहा था, तो पाकिस्तान की क़यादत में मुतहद थे। पाकिस्तान के फ्लड्स जो थे वो एक जिंदा निशानी थे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो मुल्कों को तबाह करेगी और असरअंदाज हो रही होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज अपना जो था केस वो पेश कर रहे थे लॉस एंड डैमेज का, कंपनसेशन का और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो अपने उज़र लेके सामने आ रहा था, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन का है कि कौन से ऐसे नुकसान आते हैं जिसको क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक किया जाए, कौन से ऐसे नुकसान आते हैं जो कि उनके बकौल कोट एंड कोट गरीब मुल्कों के अपने जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो करप्शन के मसाइल हैं या और मसाइल हैं जिसकी वजह से, उनकी बैड पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से कि वो नुकसान हुए। तो ये इस तरीके की वो एक जंग जो है वो इन नेगोशिएशन में चल रही होती है। और अभी तक की जो बड़ी फतह थी पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो ये थी कि एटलीस्ट लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो एजेंडा पे आ गया। ये 27वीं कॉन्फ्रेंस थी UNFCCC की और पहली दफ़ा हुआ कि लॉस एंड डैमेज जो है उसकी फाइनेंसिंग एजेंडा में आई, वरना ये कभी एजेंडा का हिस्सा ही नहीं बनती थी। यकीनन आपकी बड़ी मेहनत थी इसमें कि ये एजेंडा पे आई सुलेरी साहब। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू है सर, मैं जानता हूं कि आबिद सुलेरी ये जो जंग जिसका आपने अभी जिक्र किया ना, ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जंग में गुजार दिया आबिद सुलेरी ने। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं सुलेरी साहब कि आपने इतनी जंग की लेकिन आज तक हम सिर्फ इस एजेंडा तक ही पहुंचे हैं। देखिए कि ये पहली दफा हुआ कि वो एजेंडा पॉइंट उस पर आ गया। अब जो उस पर आगे डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि इस वक्त जो प्रपोजल सामने आई G7 की तरफ से, जो 7 दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनकी जो प्रपोजल आई है, उन्होंने ग्लोबल शील्ड की प्रपोजल दी। उन्होंने कहा जी हम एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म बनाते हैं जो दुनिया के बड़े वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनके यहाँ होने वाले नुकसान जो हैं उनको एक इंश्योरेंस के फिनोमिनन से, और इंश्योरेंस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर किसी जगह पर एक खास हद से बहुत ज़्यादा बारिश होती है या उससे बहुत कम होती है या दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे आप एक जो है कंपनसेशन दे सकते हैं उन लॉसेस की। तो उन्होंने कहा कि जी इस पे एजेंडा पे काम शुरू करते हैं। 210 मिलियन यूरो का वो एक इनिशिएटिव है जिसपे 170 मिलियन यूरो के करीब जर्मनी ने सीड फंडिंग दे दी। लेकिन हमारा जो मुतालबा है, हम कहते हैं कि ये अपनी जगह, असल चीज़ तो ये है कि क्लाइमेट जस्टिस, माहौलियाती इंसाफ पे बात करनी चाहिए। इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो आ क्यों रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि जो कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ गया। दर्जा हरारत क्यों बढ़ा? क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया, डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ये सारा इस्तेमाल करके तरक्की तो कर ली, लेकिन उससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जी आपका साइंटिफिक डाटा इस चीज़ को वो प्रूफ करता है। इस वक्त आपके पास एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर बहरा अरब जो है, बहरा हिंद, अगर ये 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत ना बढ़ा होता तो बलूचिस्तान और सिंध में आने वाली बारिशों की जो तबाहकारी थी वो तकरीबन निस्फ रह जाती। वो बारिशों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी 50 to 75% लेस होती। तो हम ये कहते हैं कि जी हमारी कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ आपने किया है इस कुर्रा अर्ज़ के साथ, उसके बदले में अब आपको ये फर्ज बनता है कि जहां जहां पे भी लॉसेस हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है, वो उसको आप फाइनेंस करें। तो ये कॉम्पनसेट करें। सर मैं आपका पढ़ भी रहा था, आपने वहाँ पे तकरीर वगैरह जो की है वहाँ पे, तो आपने उसमें कहा है कि जो बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिटर्स हैं, उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। सर वो कॉम्पनसेशन दे भी दें, लेकिन अगर वो एमिशंस अपनी ना रोकें, वो उसी तरह पोल्यूशन को जारी रखें, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बचाने के लिए। सर देखिए उस पे ये 3 चीज़ों पे बात चल रही है ना। एक तो ये जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, दूसरा ये है कि ओवरऑल एमिशन को कम किया जाए, जिसका नाम नेट ज़ीरो एमिशन है। वो नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम अपना जो जितना भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके जो एमिशन कर रहे थे, अब हम इसको कम करना शुरू करते हैं और हम नए पौधे लगाएंगे, नए ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो सके। तो हम 2050 तक, अक्सर ममालिक जो है वो 2050 तक का उन्होंने टारगेट दिया है कि जी हम 2050 तक नेट ज़ीरो पे आ जाएंगे, हम उससे ज़्यादा एमिट नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरा कहना है, और ये मैं
मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो हमारा ज़ाती मौक़िफ़ है सिविल सोसाइटी का, हमारे ख्याल में नेट ज़ीरो मिशन जो है ये अगेन एक ट्रैप बन जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे जब हमारे यहाँ मोटरवे बनती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो हम कहते हैं जी इस पे हम 50,000 दरख्त काटेंगे और 1 लाख दरख्त नए लगा देंगे, लेकिन वो जो 1 लाख दरख्त नए कब लगेंगे, कब बड़े होंगे, कितने उनमें से बचेंगे, ये कल किसने देखा। तो यही चीज़ है जो कि इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो बात कर रहा है। जब वो नेट ज़ीरो मिशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें फ़िलहाल तो फॉसिल फ्यूल जो है इस्तेमाल करने दें, 2050 में जाके हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हो जाएंगी कि जितना हम कार्बन एमिशन करेंगे उतना ही हम उसको कंपनसेट कर रहे होंगे दरख्तों के ज़रिए या कई और बहुत से इनिशिएटिव के ज़रिए, साइंटिफिक टूल्स के ज़रिए। तो हम उसको थोड़ा सा अभी भी शक व शुबे की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जो एक नई चीज़ हो रही है वो ये है कि अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं जो कि इस मसले का शिकार हैं। देखिए इस दफ़ा बरतानिया में पहली दफ़ा हीट वेव आई, हिस्ट्री में पहली दफ़ा लंदन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सर, और फ्लोरिडा में टाइफून आ रहे थे, अमेरिका में हरिकेन जो आ रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फॉरेस्ट फायर चल रही थी। तो ये पूरी दुनिया को इसका सामना है। और सुलेरी साहब ये वो ममालिक हैं जो फिर कुछ ना कुछ तैयारी कर लेंगे मुकाबला करने की, अपने लोगों को रिहैबिलिटेट कर लेंगे, उनको फिर बहुत ज़्यादा कुछ दे देंगे। हमारे मुल्क में क्या होगा? कितने दिन बलूचिस्तान में आग लगी रही, पहाड़ जंगलों में फिर ईरान से लोग आए थे आग बुझाने के लिए। हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है कि अपनी आग बुझा सके। बेलगामी साहब जो अल्फाज जो बातें सुलेरी साहब कर रहे थे, और कसम है मुझे बड़ी खुशी होती है जब सुलेरी साहब पाकिस्तान की मईशत के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क, लोगों में शऊर उजागर करने के लिए इकदाम करते हैं। लेकिन लगता कुछ ऐसे कि वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक माय हार्ट अवे, होगा कुछ नहीं। बस जब तक हुकूमत कुछ अपना पार्टिसिपेट नहीं करेगी पॉलिसीज़ में और इंसेंटिव्स में, मसला देखिए ये है कि हम तो सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं ना कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने इतनी पोल्यूशन करके क्लाइमेट क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, मगर हम भी तो 230 मिलियन का मुल्क है, हम भी तो आलूदगी अपनी खुद जनरेट कर रहे हैं ना। तो हमारी तरफ से क्या एफर्ट हो रहा है कि हम नेट जीरो पे कैसे जाएंगे? व्हाट इज टू बी डन? जनरेट किस तरह कर रहे हैं? गंदम की कटाई होती है, एक तीली जलाते हैं, सब जला देते हैं। गन्ने की कटाई होती है, वो कहते हैं जी जब इसको आग नहीं लगाएंगे जब तक उस वक्त तक ये अच्छी प्रोडक्शन नहीं आएगी। मैं पिछले को हम आग लगा देते हैं। पिछले साल इसी महीने मैं ड्राइव करके इस्लामाबाद गया था, मैं पंजाब को पहचान नहीं सका। इस मौसम में पंजाब में मेरे बचपन में ब्लू स्काई, खूबसूरत सरसों के खेत, गन्ने की फसल, सब ग्रे था। जी हाँ, सही। फैसलाबाद के पास से हम गुजरे थे, धुआं ही धुआं हर तरफ। जी इतनी आलूदगी मैं देख के दिल दुख रहा था। सर भट्टे 2 दिन के लिए सर आपको ब्लू स्काई मिलेगा, फिर से वही काला हो जाएगा। अच्छा, मैं बेलगामी साहब की बात में एक इजाफा करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट है क्या? जो इस वक्त साइज ऑफ द गवर्नमेंट है और जो डिसइंटीग्रेटेड है सारी मिनिस्ट्री एक दूसरे से, सिर्फ ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का काम नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। आपकी फूड मिनिस्ट्रीज में आएगी, आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज में आएगी, आपकी जो 5 मिनिस्ट्रीज रिडंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं सेंटर से लेके प्रोविंसेस तक, हेल्थ मिनिस्ट्री इंक्लूडेड। मतलब आपको साइज ऑफ गवर्नमेंट कम करना पड़ेगा, स्केल डाउन करना पड़ेगा। आपकी एक्सपोर्ट किस चीज़ पे बेस करती है? टेक्सटाइल, जो एग्रीकल्चर है, कॉटन, राइट। फुटबॉल भी जाती है हमारी फीफा में, राइट। अच्छा, एक जीन्स की एक ट्राउजर पतलून पे 40 गैलन पानी इस्तेमाल होता है, राइट। आप सबको पता होगा। अच्छा जनाब, तो सारा एक्सपोर्ट बेस्ड हमारा है, जो कि आपका यही टेक्सटाइल हो गया, या फिर आपका एनिमल और वो सारा हस्बेंड्री हो गया, सब वाटर इंटेंसिव है, राइट। एक चीज बैठेगी, चावल। इस वक्त चावल नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट फौरन नीचे आएगी। आपको हर चीज में रीओरिएंटेशन लाने की जरूरत है जनाब अली। जब बात हुई थी वाटर कंजर्वेशन की एग्रीकल्चर में, अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर हम अपनी जो यील्ड है वाटर कंजम्पशन की एग्रीकल्चर में, अगर हम वो डबल कर लेते हैं तो आपका 90% जो पानी एग्रीकल्चर में जा रहा है वो 45% हो जाएगा। बल्कि तो आपकी जितनी भी वाटर शॉर्टेज है अर्बन और दूसरे इंडस्ट्रियल, खत्म।
आप फिर आप डैम्स की तो बात ही नहीं करेंगे। सर डैम जी, की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? आप आर्किटेक्ट हैं, राइट जी। तो जो इंडिजिनस मटेरियल्स यहाँ यूज हुआ करते थे कंस्ट्रक्शन में, उनका किधर इंतकाल हो गया? वो दफन हो मैं गया, तो अभी भी माफिया प्रमोट आ गए। करता हूँ। एक सरेकी की मिसाल दे दूं, इस सब गोल ते कुछ न फोल। समझाएं भी हम यहाँ। समझाएं। इस सब गोल ते कुछ न फोल, मतलब ये है कि तमाम महकमे जहाँ पे डेड है। ऑफ कोर्स। तो फिर हमें क्या करना है? मलकानी साहब को मशवरा दें जवानों के लिए, मैं- सराइकी में दे दें, अच्छी बात है। वो सब कुछ यो कुछ करना चाहिए कि जब तक असां अहलियत दे उत्ते तवज्जो ना देसूं, ये जहलियत को ना निकलसूं, जब तक सही बात है। हमारे जो नुमाइंदे जाते हैं वो आप देखें मौरूसी सियासत चल रही है, ठीक है ना। एक पढ़ा लिखा, एक अहल है, उसके अंदर अहलियत है, वो सब कुछ जानता है, आगे वो नुमाइंदगी करना जानता है। उसके मुकाबले में एक मिडिल पास ख़रीदी हुई सनद वाला नुमाइंदा, उसको हम उसके नारे लगा के असम्बली में भेजते हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जाके हमारी तालीम के बारे में बात करेगा, मसले हल करेगा। गलत एक्सपेक्टेशन तो रखनी नहीं चाहिए, तवक्कुआत ही हमें डुबो रही है। मलकानी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन यही होगी कि सोल्यूशन क्या है। आबिद सुलैरी साहब से पूछूंगा, वे फॉरवर्ड यूथ है हमारी, नौजवानों पे नस्ल 60-70%, तो लेट से आबिद सुलैरी साहब क्या मशवरा देंगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है और बड़े अच्छा मेरे पास पैनल मौजूद है। सवाल मेरा भी यही है कि देखिए, हमने बहुत बहस कर ली है इसके ऊपर कि मसला क्या है, इससे निकलना कैसे है। मैं सबको चाहूंगा मुझे ब्रीफली अपने अपने पॉइंटर्स दें। आबिद सुलैरी साहब, वे फॉरवर्ड बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें, हमारी यूथ को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, जो दो इसमें हमें टू प्रोंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना होगी, एक तो पाकिस्तान के अंदर और एक पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के अंदर हमें अपना फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है उसको कम करना है, हमें माहौल दोस्त पॉलिसीज अपनानी है, और ये सिर्फ किसी एक मिनिस्ट्री या किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं। मैं एक लाहौर हाई कोर्ट के एक जुडिशियल कमीशन का हिस्सा रह चुका हूं, जिसमें हमने ये देखना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही, और हमने 24 के करीब महकमे और मिनिस्ट्रीज आइडेंटिफाई की थी जिनका आपस में एक दूसरे से बात करना जरूरी बनता था क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इरिगेशन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, P&D है, अर्बन डेवलपमेंट है, ये सारे जो थे महकमे और मिनिस्ट्रीज, इनका एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी था। तो एक तो ये कि जब हम माहौलियात की बात करते हैं, ये किसी मुल्क, शहर की, किसी सूबे की माहौल की बात नहीं हो रही है, पूरे मुल्क के माहौल की बात हो रही है, और हमें इसको एज ए नेशन, होल ऑफ द नेशन एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट, हमें इस पे काम करना होगा कि हम किस तरीके से इसको क्या करना होगा एजेंडा को लेके आगे चलें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज की कंट्राडिक्शन है उसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी सोलर एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन सोलर एनर्जी को पॉपुलर करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा कि आपका जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है बिजली घरों के जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर मैं और आप सोलर के पार्ट्स इंपोर्ट करने के लिए एलसीआं नहीं खुल रही आजकल, बेचारे बड़े परेशान हैं। अगर वो खुल भी जाएंगी ना, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आएगा कि वो जो आपने बिजली घर बना रखे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो IPPs हैं, उनसे बिजली ना खरीदने के पैसे उनको देना पड़ेंगे। अगर हम सोलर ट्यूबवेल लगवा लेते हैं और उसको हम रेगुलेट नहीं करते, तो पंजाब में वही हाल होगा वाटर टेबल का जो कि बलूचिस्तान में हो गया, यहाँ पे कि फ्लैट रेट पे आप बिजली मुहैया कर रहे थे। तो ये जो पॉलिसीज में कंट्राडिक्शन है उसको भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा, और ग्लोबल लेवल पे हमें जाहिर है कि एक तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को एक मुतहदा आवाज़ बन के डेवलप नेशंस पे ये मुतालबा करना होगा कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग, लॉस एंड डैमेज फंड और जो बाकी तमाम कंपनसेशन मैकेनिज्म है उनको इन प्लेस करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो इन प्लेस नहीं होते तो हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहें। इन हाउस जो हाउस इन ऑर्डर है वो तो हमें लाना होगा, और अपने तौर पे हर एक को हर वो कोशिश करनी होगी जो कि माहौल दोस्त पॉलिसीज की तरफ लेके जाए। कुछ मशवरा दे देना सुलैरी साहब, आपके मुझे सुनते हैं मुझे अच्छा लगता है, और शायद मुझे लगता है लोगों को ज्यादा यकीन है और कुछ करना शुरू कर दें, उनमें तब्दीली भी आ जाए।
कोई एक दो मशवरा दे दे आम आदमी के लिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैं अपने घर में कर सकता हूँ, अभी सर्दियां शुरू हो रही होंगी, एक तो गैस के बिल बहुत होंगे, लेकिन एक बाल्टी गर्म पानी के लिए हमारे गीजर जो है वो 24 घंटे चलते हैं उन घरों में जहाँ पे कि गीजर मौजूद है। तो जिन लोगों को ये तौफीक है कि वो गैस के बिल पे कर सके और गीजर लगवा सके, एक तो उनको ये चाहिए कि उसको टाइमर गीजर लगवाएं, ताकि ये गैस बंद करना जो है ये उल्टा हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये उस पर भी बोझ है और ये आपकी जेब पे भी बोझ है, और ये माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बनते हैं। इसी तरीके से जो हम पानी का इस्तेमाल है और ताज़ा पानी का जो बेदरेग इस्तेमाल, आप इस्लामाबाद में ज़रा किसी भी सेक्टर में निकल के देखिए, सुबह वीकेंड पे जो गाड़ियां धुल रही होती हैं, एक तरफ आपकी 50% आबादी ऐसी है जिसको कि पीने के पानी की एक्सेस नहीं है, और दूसरी तरफ जिनके पास है वो उससे बेदरेग गाड़ियों और लॉन और सहन दो रहे होते हैं। अगर कहीं पे किसी का वो टैप जो है वो लीक कर रहा है तो वो लीक ही रहता है, किसी का फ्लश टैंक अगर लीक कर रहा है तो वो लीक ही रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टूथब्रश करते वक्त आप अपना नलका जो है वो क्या उसको ऑन रखते हैं या उसको बंद कर देते हैं। अपना एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं। अभी बिल्कुल आपके प्रोग्राम में दुरुस्त कहा गया कि ये जो चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं ये हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त ईस्ट एशिया में, पूरे ईस्ट एशिया में चावल जो है वो खुश्क जमीन पे उगाया जाता है। हमारे यहाँ जब तक वो आपका 1-1 फुट पानी खड़ा ना हो तब तक पनीरी जो है उसकी वो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती। तो हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना होगी, ये सोचते हुए कि अब दर्जा हरारत बढ़ेंगे और पानी की बहुत कमी होगी, या फिर पानी इतना ज्यादा होगा कि सैलाब आएंगे जो कि सुपर फ्लड्स होंगे। आमीन सुलहरी साहब, आमीन। अल्लाह ताला कुछ ऐसा जादू करे आपकी बात में कि हर पाकिस्तानी सुन ले। वैसे मैं गीजर भी अफोर्ड कर सकता हूँ सर, और गैस का बिल देना भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन गैस नहीं है मेरे घर पे, और बाहर से सिलेंडर लाने पड़ते हैं। और आखिरी मेरे पास 4-5 मिनट है, सारे गैस में रिकॉर्ड है, अपने अपने सजेशंस, व्हाट इज टू बी डन, हमारे नौजवानों को क्या करना है सर? आई थिंक नौजवानों को तो एक्टिव होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं रख रहा, आप रख रहे हैं? तो गवर्नमेंट को हम ही बोलेंगे तो एक्टिव होगी। सर कितना कुछ बोलते रहते हैं, सुबह से रात तक कुछ नहीं होता। बलकारी साहब होगी? फिर भी नहीं होगी। नहीं, आई थिंक जितना शोर मचेगा सर फिर भी वो डंडा उठा के आ जाते हैं। फिजा होगा कुछ? देखिए, मैं खुद जो बड़ी क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमिस्टिक, एम्बिशियस, आई हैव नेवर लॉस्ट होप, बिकॉज़ एवरी न्यू चाइल्ड इज अ न्यू होप। सो उस पे फोकस करते हुए, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, वो विगर वापस लाना होगा, क्योंकि हर चीज़ अगर लूज करके बैठ जाएंगे ना तो सर्वाइवल नहीं है ना। अभी तो हमारे सर पे आ गया कि आज या फिर कभी नहीं, तो वी हैव टू लाइक स्टैंड अप फॉर द कॉज। तो एक ही है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन तो है नहीं ना। नहीं, वो कितने लोग चले जाएंगे मुल्क छोड़ के? कुछ 60-70 इसी को सही लाख चले जाएंगे गालिबन। बिल्कुल, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फिजा, अभी जब टर्की ने अपना सस्ता किया था अपनी इमिग्रेशन, तो 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। चले 70 लाख तो नहीं गए ना, फिर भी 7 ही लाख रहे। हमारी आबादी कितनी है? 2.5 करोड़ भी तो दे रहे थे, 2.5-3 करोड़ में तो दे नहीं सकते ना। यहाँ पे तो आप मिलियन लोगों को निकालने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं इसमें 1-2 छोटे पॉइंट्स और ऐड करूंगी। एक तो ये कि एडवोकेसी कांस्टेंट बुनियादों पे, मतलब डंडे मार मार के ना दिमागों में घुसा दो। जी हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, स्केलिंग डाउन ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंस पोस्ट 18th अमेंडमेंट। अब ये सूबों की जिम्मेदारी है। जी हाँ। हर यानी सूबा हैज टू बी रिस्पांसिबल। 18th अमेंडमेंट में तालीम भी गई, हमारी सेहत भी गया, पहले अच्छा हुआ करता था। तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है, दे हैव टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल, राइट? कैपेसिटी बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, उसके साथ साथ वो। एंड थर्डली, जब हम ये बात करते हैं ना कि जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया, जमीन के टेम्परेचर बढ़ने से मेरे और आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका अपना मिजाज, आपकी अपनी सेहत, आपका अपना दिमागी तवाज़ुन, जिंदगी पूरी गई। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मलकानी साहब, योर एडवाइस? सर, जंगलात की चोरी को रोका जाए और स्कूलों में एक पीरियड रखा जाए क्लाइमेट चेंज पे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। जब तक बच्चा, पहली जमात का बच्चा, उसके जहन में ये बात जब तक नहीं बिठाई जाएगी, जैसे जैसे वो परवान चढ़ता जाएगा ये बात भी उसके जहन में उसी तरह परवरिश, जिंदगी का हिस्सा बन जाए, उसकी परवरिश का, उसके जिस्म का, उसके जहन साजी का। ठीक है, अवेयरनेस की अशद जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी अगर आप कह देते हैं कि डे 1 से इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाए, ऊपर ना देखे, वो बचपन से वो खुद रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान के पहले क्लाइमेट चेंज के PhD से भी जानना जरूरी है व्हाट
योर एडवाइस? देखिए काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यूथ के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूथ को अब एक्सेप्ट करनी होगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, और जैसा कि मलकानी साहब कह रहे हैं कि सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन मदरसों में भी ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाना है, बड़े जो हैं हमारे वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको भी सिखाना है। तो अब ये जिम्मेदारी यूथ के ऊपर है, और दूसरी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर है। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। ये नहीं है कि फ्लड आ रहा है तो फिर आप उस पर प्रोग्राम करें, क्लाइमेट चेंज का कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस पर प्रोग्राम करें। मैं ये समझता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा इस पर हर चैनल को इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि अपने चैनल के जरिए भी वो अवेयरनेस और एजुकेशन का ये सिस्टम इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसको ज़रूर टेलीकास्ट करें। आबिद सुलैरी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज सर। देखिए, बातें सब बहुत अच्छी हो चुकी। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपने इनफरादी रवैयों से अपना इर्द गिर्द का माहौल जो है, और माहौल में से मुराद मेरा इस पर क्लाइमेट है, उसको बेहतर बनाना है। और अगर हम अपने माहौल को बेहतर बना लेते हैं तो यकीनन हम एक अच्छा मोहल्ला, अच्छा शहर, अच्छा मुआशरा जो है उसके अच्छे माहौल की तश्कील दे सकेंगे। तो ये एक सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ ये कि हमें समाज को बेहतर बनाना है बल्कि अपने इर्द गिर्द का जो फिजिकल माहौल है उसको भी हमें बेहतर बनाना है। अगर वो बेहतर कर पाएंगे तो यकीनन हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। यकीनन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है वेकअप पाकिस्तान में। उम्मीद, मेरी दुआ, मेरी ख्वाहिश अल्लाह से यही है कि हमारा मुल्क उठ जाए। इस प्रोग्राम का नाम वेकअप इसलिए रखा गया है कि हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, हम गुम हैं किसी और दुनिया में, हमें उठने की ज़रूरत है। और जो बातें यहाँ पे आखिर में हुई हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज को अपने सिलेबस का हिस्सा बनाना है। हर न्यूज़ चैनल को चाहिए कि वो एक स्लॉट बुक कर दे। इनफैक्ट मेरी नज़र में हेडलाइन में एक हेडलाइन क्लाइमेट चेंज की होनी चाहिए, ताकि हर घंटे हम हर इंसान के सर में खटखटाएं और कहें कि उठो उठो, क्योंकि अब ना उठे बहुत देर हो जाएगी। हमारे वुज़रा कह रहे हैं सबको मौत की सजा मिल जाएगी, सब मर जाएंगे, मुस्तकबिल अंधेरा है, दुनिया जमा होकर बैठ गई है। लेकिन एक्शन की जरूरत है। अगर एक्शन हुकूमत नहीं कर रही है तो मिनहसल कौम, हमें सोसाइटी को सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अपना कचरा, अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी गैस, तमाम तर नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम कैसा मुस्तकबिल अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, किस प्लैनेट पे वो रहेंगे, क्या वो खाएंगे, किस तरह जिएंगे। उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार और हर पाकिस्तानी के कानों और दिल तक पहुंचे। तला जो तो इजाज़त दीजिए। तमाम तर मेहमानान ग्रामी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज हमारे शो का हिस्सा बने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।